ड्यून पार्ट 2 को देखने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि ये मॉडर्न टाइम्स की इंटरस्टेलर और 2001 अ स्पेस ओडेसी के लेवल की साइंस फिक्शन फिल्म है। सो मैं अभी अभी ड्यून का पार्ट 2 देखकर आया हूँ और मैं बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ कि यार मेरे थिएटर के अंदर बहुत ही कम लोग थे जो इस फिल्म को देखने आए थे। आई सॉ ड्यून 2 इन ऑलमोस्ट एन एम्प्टी थिएटर और मुझे उन लोगों के लिए इतना बुरा लग रहा है, मुझे तुम लोगों के लिए उतना बुरा लगेगा अगर तुम लोग इस फिल्म को थिएटर में एक्सपीरियंस करने नहीं जाओगे। बिकॉज जब तुम 2 महीने बाद, 3 महीने बाद या 4 महीने बाद जब भी ये फिल्म OTT पर आएगी और तुम इसको अपने फोन की स्क्रीन पर, अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर, अपने टीवी की स्क्रीन पर देखोगे तो आप खुद ये रिग्रेट फील करोगे कि मैंने ये फिल्म थिएटर में ना देखकर कितनी ज्यादा बड़ी गलती की है। बिकॉज इट इज दैट गुड। जब ड्यून का पार्ट 1 आया था 2021 में, तब वो बहुत सारे इंडियंस को नहीं पसंद आया था बिकॉज हमें उस वर्ल्ड के बारे में जानकारी ही नहीं थी। हमें से मेजॉरिटी पीपल ने 1965 में आई हुई ड्यून नाम की बुक जो कि फ्रैंक हर्बर्ट ने लिखी है उसको नहीं पढ़ा था। और अगर मैं आपको इसकी स्टोरी की डेप्थ की जानकारी दूं तो भाई इसकी 30 से भी ज्यादा बुक्स आ चुकी हैं, तो आपको जो मटेरियल है उससे अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी ज्यादा डेप्थ में इसकी स्टोरी जा सकती है। एंड उसको एक अलग लेवल पर ले जाने का काम करते हैं डायरेक्टर डेनिस विलेन्यू। आई थिंक मुझे लगता है कि डेनिस विलेन्यू साइंस फिक्शन मूवीज को एक अलग स्केल पर बनाने में एक तरह से मास्टरी हासिल कर चुके हैं। बिकॉज जिस विजन के साथ उन्होंने ड्यून के पार्ट 2 को स्क्रीन पर अडेप्ट करा है ना, मैं वो इमेजिन भी नहीं कर सकता था। देखो मैंने ड्यून की बुक्स नहीं पढ़ी है, मैं प्रोबेबली ये मान के चलूंगा कि आपने भी बहुत ज्यादा बुक्स नहीं पढ़ी होंगी, लेकिन जब मैंने इसके बारे में रिसर्च करी, इसके बारे में मैंने पढ़ा कि ये ड्यून है क्या और मुझे इसके वर्ल्ड की जब जानकारी होने लगी तो मैं बहुत ही कंफ्यूजन में चला गया था कि यार कोई डायरेक्टर इसको स्क्रीन पर किस तरीके से प्रेजेंट करेगा। एंड भाई डायरेक्टर डेनिस विलेन्यू ने फर्स्ट पार्ट के अंदर भी और सेकंड पार्ट के अंदर तो यार उसको भाई एक अलग लेवल पर ले जाते हैं। एंड उसमें सबसे बड़ा हाथ है इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी का। इसमें जितने भी वाइड एंगल के शॉट्स दिखाए जाते हैं ना, उनको देखने के बाद आप अपना सर पकड़ लोगे। जो कैरेक्टर आपके कैमरा के जस्ट सामने है वो भी दिख रहा है और जो कैरेक्टर बहुत 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 ज्यादा दूर है वो भी दिख रहा है। आप समझ पाते हो कि इस फिल्म का जो स्केल है वो कितना बड़ा है और कितने ब्यूटीफुली उन शॉट्स को फिल्म करा गया है, उन शॉट्स को फ्रेम करा गया है। ऑन टॉप ऑफ दैट हैंस जिमर का बैकग्राउंड स्कोर। हैंस जिमर के बारे में मैं क्या ही कह सकता हूँ, बिकॉज मेरे को म्यूजिक कंपोज करने की कोई नॉलेज तो है नहीं, लेकिन फिर भी भाई जो साउंड ट्रैक उन्होंने इस फिल्म के अंदर लिए हैं उनके सारे ही साउंड ट्रैक बहुत खतरनाक होते हैं। और इस फिल्म के अंदर ना वो सीन्स को एलिवेट करने का काम इतने अच्छे तरीके से करते हैं, आपको डेफिनेटली ये लगेगा कि यार मुझे ना एक बार थिएटर से बाहर निकल के ये साउंड ट्रैक एक बार हेडफोन लगाकर सुनने जरूर है। एक बार आंख बंद करके जब आप इन साउंड ट्रैक को सुनोगे ना तो आप एक अलग ही इंटरस्टेलर फील्ड में पहुंच जाओगे। एंड मैं तो इतना कहूंगा कि ये पिछले 10 सालों में साइंस फिक्शन के मामले में आई हुई सबसे ज्यादा बेस्ट फिल्म है। इससे ऊपर मैं पिछले 10 सालों में आई हुई किसी भी साइंस फिक्शन फिल्म को नहीं रखना चाहूंगा, बिकॉज इसने हर डिपार्टमेंट के अंदर खुद को एक्सेल किया है। इसकी स्टोरी वहीं से शुरू होती है जहां से ड्यून का पार्ट 1 खत्म हुआ था। अब जो अपना पॉल एट्रेडिस है वो एट्रेडिस खानदान के अपने आखिरी वारिस में से एक बचा है। वो और उसकी माँ फ्रेमन लोगों के साथ डेजर्ट में रहने लगते हैं। अब उसमें से कुछ लोग तो उसको अपना लेते हैं, उसको एक मसीहा मानने लगते हैं। आधे लोग ऐसे होते हैं जो इन बातों में विश्वास नहीं रखते कि मसीहा और ये सब चीजें सिर्फ एक ढोंग होते हैं, तो वो बहुत स्ट्रगल कर रहा होता है। अब वो फ्रेमन लोगों के साथ मिलकर हार्कोनिन ग्रुप से बदला लेता है बिकॉज उन्होंने अट्रेडिस खानदान के ऊपर हमला करके फर्स्ट पार्ट के अंदर उस पूरे हाउस को डिस्ट्रॉय कर दिया था और बिल्कुल खत्म कर दिया था। तो ये कॉम्बिनेशन है गेम ऑफ थ्रोन्स का, ये कॉम्बिनेशन है लॉर्ड ऑफ द रिंग्स का, ये कॉम्बिनेशन है स्टार वॉर्स का। मुझे ऐसा लगता है कि यार इस तरीके से उसको कंपेयर करके बताना ना इस फिल्म के साथ, इस स्टोरी के साथ बहुत ज्यादा अनजस्टिस हो जाती है एंड मैं वो करना नहीं चाहता। तो मैं आपको इसको एक सिंगल स्टोरी, एक सिंगल फिल्म की तरह ही देखना चाहता हूँ। ड्यून पार्ट 2 को देखने के बाद ही मैं ये कहता हूँ कि यार मुझे मूवीज देखना इतना ज्यादा क्यों पसंद है, बिकॉज बहुत ही कम ऐसी मूवीज आती हैं जो आपको थिएटर में एक ऐसा एक्सपीरियंस देती हैं, आप बस उसको ऐसे देखते रहते हो यार ये क्या हो रहा है, और आप इतने ऑ में चले जाते हो उस डायरेक्टर के विजन को लेकर, उसकी स्टोरी टेलिंग को देखकर, पूरे कास्ट की परफॉर्मेंस को देखकर आप इतने ऑ में चले जाते हो। इतने डेडिकेटेड तरीके से एक फिल्म को स्क्रीन के ऊपर कोई कैसे उतार सकता है। मैंने इसकी बहुत सारी बुक्स नहीं पढ़ी हैं, लेकिन ऑनलाइन जितना भी मटेरियल मैंने इसके बारे में पढ़ा है बहुत ही क्लोज रखा गया है। एंड इस फिल्म के डायरेक्टर विलेन्यू ने भाई जो फ्रेमन लोग हैं उनकी एक अलग भाषा को यहाँ पर डेवलप करा है, विच इज सो कमेंडेबल। इस फिल्म की जो एक अंडरलाइन थीम है वो है रिलीजियस पीपल वर्सेस नॉन रिलीजियस पीपल। मैं इसको बहुत ज्यादा एक्सप्लोर नहीं करना चाहूंगा बिकॉज वो काफी ज्यादा स्पॉइलर हो जाएगा। टिमोथी शालामे और जेंडाया के बीच में केमिस्ट्री भी इस फिल्म के अंदर बहुत ऑर्गेनिक लगती है एंड जितने भी सीक्वेंसेस उन दोनों के बीच में है
वो बिल्कुल भी चीजी नहीं लगते, बिकॉज आपको मूवी देखने से पहले ही पता चल जाता है कि इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ लव एंगल तो होने वाला है। अब आपको ये भी लगेगा कि ये यार थोड़ा चीजी हो सकता है, बिकॉज फर्स्ट पार्ट के अंदर जेंडाया का उतना रोल नहीं था, एंड जिस तरीके से उन दोनों के बीच के सीक्वेंसेस को फिल्म करा गया है बहुत ऑर्गेनिक लगता है, एंड आपको एक मोमेंट पर भी ऐसा नहीं लगेगा कि मैं कुछ बहुत ही चीजी देख रहा हूँ। एंड इस फिल्म के अंदर आपको एक और कैरेक्टर की बहुत ही ब्रिलियंट परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलेगी, वो है ऑस्टिन बटलर का कैरेक्टर, जिन्होंने फ्यूड रेथर का कैरेक्टर प्ले करा है। ओ भाई, उन्होंने क्या काम करा है भाई, इतने ब्रूटल लगते हैं वो स्क्रीन के ऊपर भाई, उसको देखकर भाई आपको डर लगने लगेगा एक टाइम पे। और इस फिल्म के अंदर जो हमें हार्कोनन हाउस है उसके भी विजुअल्स दिखाए जाते हैं, वहां पर लोग कैसे रहते हैं, वो एक बहुत ही इविल साम्राज्य है। जितने भी उसके सीक्वेंसेस है वो सारे ब्लैक एंड व्हाइट सीक्वेंसेस हैं, एंड वो सीक्वेंसेस, वो शॉट्स इतने ब्यूटीफुल हैं। अगर आप साईफाई जॉनरा के फैन हो तो भाई ये आपके लिए मस्ट वॉच फिल्म होनी चाहिए, आपको इसको थिएटर में जरूर एक्सपीरियंस करना चाहिए, एंड इसको थिएटर में ना देखना तो भाई एक क्राइम जैसा हो सकता है। मुझे लग रहा था कि ये ड्यून का सेकंड पार्ट इसके फर्स्ट पार्ट को सरपास नहीं कर पाएगा, लेकिन इसके फर्स्ट पार्ट से भी ज्यादा ग्रैंड था, ज्यादा ब्रिलियंट था, इसके विजुअल्स उससे भी ज्यादा ब्यूटीफुल थे। इन लोगों ने ये प्रैक्टिकल इफेक्ट से कैसे बनाया होगा मैं नहीं समझ पा रहा था। तो मैं तो यही कहूंगा, रिग्रेट करने से अच्छा है जाओ अभी जाकर इसको थिएटर में देखो भाई। पता नहीं कितने दिन ये फिल्म थिएटर में लगी रहेगी, बिकॉज ऑडियंस बहुत ही कम आ रही है यहाँ पर। लेकिन हाँ, अगर आपको इस वर्ल्ड के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो पहले ड्यून का पार्ट 1 जरूर देखना, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेना, अभी आपको और इंटरेस्ट आएगा इस फिल्म के अंदर। और हाँ, मैं इसका एक पूरा स्पॉइलर से फील्ड रिव्यू भी लेकर आऊंगा, जहां पर मैं इसकी अंडरलाइन थीम्स को डिस्कस करना चाहता हूं आपके साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक करना, एंड अगर आपने ये मूवी देखी है कमेंट करके बताना आपके क्या थॉट्स है इस मूवी को लेकर, बिकॉज मैं वाकई में जानना चाहता हूं आपको ये मूवी कितनी पसंद आई है। तो मिलते हैं एक और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।